नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का दूसरा और राजवंश है खिलजी वंश है। इसके पहले हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो गुलाम वंश की वीडियो देख लीजिए। आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, तथा मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, जो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश था। आपको मैंने बताया था खिलजी वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले गुलाम वंश है, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर अंतिम है लोधी वंश। तो हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया है। दूसरा हमारा खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, तथा डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा आप सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो के बाद अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। बाद में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दिल्ली सल्तनत पे खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, तो गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स थे। तो उसकी हत्या एक आदमी ने की। उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उन्होंने उसकी हत्या कर दी और फिर क्या किया, जो है दिल्ली पे खिलजी वंश की स्थापना उन्होंने कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। भैया हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से शासक ने यहाँ पे शासन किया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ये तो खिलजी वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी आता है, फिर सिहाबुद्दीन खिलजी आता है, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है, फिर निसरुद्दीन खुसरव शाह जो आता है। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। ये आपको याद होना चाहिए। अब उसी के बारे में हम चलो डिटेल से पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। राजरोहण। जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में किलो खरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था क्यूमर्स, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश की स्थापना किया। तो 70 वर्ष की उम्र में ये क्या किया, गद्दी पर बैठा। ठीक है, किलो खरी राजधानी किलो खरी में बैठा। ठीक है, अब इसकी राजधानी की बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का राज्य जब से कैकूबार द्वारा बनाए गए किलो खरी के महल में हुआ, उसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। तो अपनी राजधानी किसको बनाया? किलो खरी को बनाया। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया? तो किलो खरी को बनाया। ठीक है, देखिए अब जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, इन घटनाओं को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। तो जब जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, तो मलिक छज्जू कहाँ का सूबेदार था? कड़ा का सूबेदार था। तो उसने विद्रोह कर दिया। तो सफलतापूर्वक जो खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने इसका विद्रोह का दमन कर दिया। ये आपको समझना होगा। फिर आता है रणथंभौर अभियान 1291। तो सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुंदरता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ के शासक हमीर देव था, तो ये भी दमन हो गया। अगला है मंगोलों का आक्रमण। 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए। तो मंगोल पराजित हुए, ये भी खिलजी ने क्या किया? पराजित कर दिया। अगला है सिद्दी मौला को मृत्युदंड। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र में रचने की संभावना, इनको मृत्युदंड दिया गया। तो क्या कर रहे थे? जो जलालुद्दीन खिलजी थे, सुल्तान थे, तो उस पर क्या कर हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उनको मृत्युदंड मिला। अगला है देवगिरी अभियान 1296। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में क्या हुआ? देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब उत्तर के अभियान तथा दक्षिण के अभियान में आपको आगे क्लासीफाइड करके वर्गीकरण करके समझाऊंगा। अगला है सुल्तान की हत्या 1296। कड़ा के अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए।
अब आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की क्या है, हत्या कर दी जाती है। कड़ा का एक सुल्तान रहता है, नहीं, कड़ा का अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी, ठीक है, 1296 में। तो अब आता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। कौन था? दामाद था। तो दामाद अलाउद्दीन खिलजी और उसका जलालुद्दीन खिलजी का जो है भतीजा मिलके हत्या कर देते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, और 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का सुल्तान बना। अब इसका जो है जीवन परिचय पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बहुत सारे निर्माण करवाए हैं, बहुत सारे कार्य इसने किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये वही किस्सा है जो कि रानी पद्मावत से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। आप लोग दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। देखिए अगला पॉइंट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसैफ्त था, ठीक है। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी, ठीक है, स्थायी सेना की नींव रखी। तो नगद वेतन तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की है। तो घोड़ा दागना मतलब घोड़े में कोई ऐसा चिन्ह दे देना, घोड़े को दाग देना, इनकी चिन्ह दे देना कि हमारे राजवंश का है, तथा हुलिया, सैनिकों का हुलिया। जैसे देखिए होता नहीं फोटो, कि फोटो से हम पहचान जाते कि अच्छा ये फोटो इसकी है, तो वहाँ पहले हुलिया लिखा जाता था कि कौन सा आदमी कितने इंच बड़ा है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है। तो उसको हुलिया लिखने की प्रथा किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर 50% कर दिया। तो भू राजस्व बढ़ाकर कितने? 50% कर दिया, ठीक है। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, उसने सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। देखिए जो सैनिक होते थे वो आक्रमण करते थे दूसरे राज्यों के ऊपर, राजाओं के ऊपर। तो जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे? धन लूट के लाया करते थे। क्या? धन लूट के लाया करते थे। तो पहले जो अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो जितने भी शासक थे वो 25% लिया करते थे, क्योंकि सेना लूट के लाती थी उसको 25% लेते थे, तथा 75% जो सेना में दे दिया करते थे। लेकिन उस कर को इसने बढ़ा के 25 से 75% कर दिया। यानी कि जो लूटा हुआ, सैनिकों द्वारा लूटा हुआ जो धन होगा उसका वो 75% कमीशन लेगा तथा 25% सैनिकों को देगा। ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसको खम्स कहा जाता था, जो लूटे हुए सैनिकों द्वारा लूटा हुआ धन उसको खम्स कहा जाता था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति, ये आपको सेनापति याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है सेनापति। जफर खां, नूर सतन खां, उल्लूक खां और मलिक कफूर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मलिक कफूर। कौन इंपॉर्टेंट दोस्तों? मलिक कफूर, क्योंकि अभी मलिक कफूर का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। इसने बहुत साथ दिया है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। चूँकि इंपॉर्टेंट ये भी हैं, अगर हम बहुलता की बात करें तो ये मलिक कफूर ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? तो मलिक कफूर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में इसको खरीदा था, ठीक है। अब अगला हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण कौन कौन से हुए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए 1297 में कादर खां, मंगोल नेता कौन था? 1297 में कादर खां था। उल्लुक खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। तो उल्लुक खां, मैंने आपको आगे ऊपर बताया था ना, तो सेना ने क्या किया? पराजित कर दिया, ठीक है। अब आता है 1299, इसका मंगोल नेता कौन था? सल्दी मनोंग नेता था। जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। ये कौन है ये लोग? ये देखिए मैं आपको बता था, जफर खां, उल्लुक खां, ये आपको जो सेनापति थे ना अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख 4, तो वह उन्हीं के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। अगला है 1299, इसमें में कुतलुक ख्वाजा जफर खां ने पराजित किया। तो कुतलुक ख्वाजा को जफर ने पराजित किया। अगला है हमारा
1303 में तरगी बेग जो मंगोल नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे मंगोलिया सेना का, सल्तनत सेना ने पराजित किया। तो दिल्ली सल्तनत सेना ने मिलकर इसको क्या किया, पराजित किया। अगला आता 1305, तो इसके 3 थे, अली बेग, तरतक एवं तरकी बेग। तो मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने, तो मलिक कपूर ने इन तीनों को क्या किया, पराजित किया। आता हमारा कुबुत, 1606 में कुबक आता है जो कि मलिक कपूर ने इसको पराजित किया। आपको ये नेतृत्व जो है याद रखने हैं। आप PDF भी प्राप्त करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट या नोट्स, आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखने हैं। अब विद्रोह देखिए, 1301 में उसके 3 विद्रोह हुए। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध में 3 विद्रोह 1301 में। आगत खां का विद्रोह, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, ये 3 विद्रोह हुए। ठीक है, अध्यादेव, ये 3 जब विद्रोह हुए तो ये डर गया, अलाउद्दीन खिलजी तो डर गया। तो इसने थोड़ा सा अपनी क्या किया, नीतियाँ बदल दिया कि अब कोई विद्रोह ना हो। वो किस लिए, उसने कुछ अध्यादेश, 4 अध्यादेश जारी किए। कौन कौन से अध्यादेश थे देखिए। एक, सशस्त्र यानी कि मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की कि कौन सा व्यक्ति यानी कि कहाँ मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, तो उसको पकड़ के क्या किया जाए, सीधा कि मृत्युदंड दिया जाए। तो क्या हुआ, मेरे खिलाफ जो विद्रोह न हो। तो उसने गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुहैया जासूस नियुक्त किए। तो इनको जासूस अपना नियुक्त किया। जासूस का काम ही क्या रहता था कि चोरी छुप के जो है जानकारी इकट्ठा करना कि राजा के बारे में, सुल्तान के बारे में कौन प्लानिंग कर रहा है। अगला है दूसरा अध्यादेश क्या था, अमीरों के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर रोक। अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि जो अमीर हैं, ये जो विवाह करते हैं, ये मिलते जुलते हैं, तो यही लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये लोग भड़का रहे हैं। तो उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तीसरा था शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों प्रयोग पर रोक। इसको लगता था कि शराब और भांग पी के लोग क्या करते हैं, भड़क जाते हैं और ये मेरे ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इस पर रोक लगा दी। चौथा अध्यादेश था अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ली जाए। यानी कि जो अनुदान में दी गई थी भूमियां उनसे वापस ले ली तथा राजस्व अधिकारी थे उनके समय में लेखपाल थे, उनको निर्देश दिया कि जिनके पास इस मानक से एक मानक बना दिया, किस मानक से जिनके पास भी अधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले लिया जाए। उनको ये बता दिया जाए कि राजा का कर है और उनसे छीन लिया जाए, जोर जबरदस्ती हड़प लिया जाए। तो जब इसके 3 विद्रोह हुए तो तीनों विद्रोहों को देखते हुए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर भारत के अभियान तथा दक्षिण भारत के अभियान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत के अभियान तथा दक्षिण भारत के अभियान। देखिए, उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, जो उत्तर भारत का जो अभियान था उसमें क्या किया, जितने उत्तर भारत के राज्य थे जहाँ जहाँ उसने चढ़ाई किया, जहाँ भी जीता, तो उसने क्या किया, राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया, साम्राज्य अपना क्या बढ़ा लिया। लेकिन जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अधीनता स्वीकार करवा के अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया। लेकिन जब दक्षिण भारत में गया, वहाँ जीता, तो वहाँ उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। उन राजाओं को कहा कि आप यहीं जो शासन करिए लेकिन हमारे अधीन करिए, हम जो आपको बताएंगे आप वही जो है लागू करेंगे जनता में, हमारे अधीन आप शासन करिए, हम आपको गद्दी से नहीं हटा रहे हैं, आपको मार नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमारे गुलाम हैं, आप हमारे अधीन शासन करिए। तो आपको समझ गया होगा, जो उत्तर भारत का अभियान था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तो उत्तर भारत के राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था तथा दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में न मिलाकर उस राजाओं से कह दिया कि आप हमारे अधीन हैं, आप हमारे अधीन ही क्या करेंगे, राज्य करेंगे। आप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुजरात विजय 1299, आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है, आप याद करते जाइएगा। ठीक है, गुजरात विजय 1299, इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर जाता है, आक्रमण करता है 1299 में। यहाँ का शासक था कर्ण बघेला नाम था उसका। वो देखता है कितनी विशाल सेना है और वहीं से भाग जाता है। वो बिना युद्ध किए ही भाग जाता है, राज्य सौंप के भाग जाता है। देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अब देखिए, रामचंद्र देव का भी नाम आगे आएगा। ठीक है, रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, क्योंकि उसने युद्ध ही नहीं किया, छोड़ के भाग ही गया, तो उसने मिला लिया। ठीक है, अब अगला रणथंभौर विजय
से 1301 ईस्वी। यहाँ का शासक उस समय हम्मीर देव था। कौन था? हम्मीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ। हम्मीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। देखिए, रणथंभौर अभियान कब हुआ? 1300 में थे हुआ। तो जो एक मंत्री थे रणमल, तो हम्मीर देव के एक मंत्री थे रणमल, उनके साथ विश्वासघात किया। वो मिल गए किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को भी जीत लिया तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आता है चित्तौड़ विजय अभियान। चित्तौड़ विजय, ये वही बात है रानी पद्मावती वाली, ठीक है। तो 1303 में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया, क्योंकि देखिए रानी पद्मावती को इतना सुंदरता का बखान कर दिया गया था कि वो रानी पद्मावती को ही हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर क्या किया था? उसने अभियान किया था। देखिए, पहले जो राजा रतन सिंह थे, ठीक है, राजा रतन सिंह थे और अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके बीच एक शर्त लगी थी कि कह रहा था अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था, उस समय बहुत मजबूत था, उसके पास बहुत सेना थी, तो उसने कहा था कि ठीक है, आप रानी पद्मावती की एक झलक दिखला दीजिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपके राज्य पे आक्रमण नहीं करूँगा। तो देखिए आप ये बात को समझिए, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये राणा रतन सिंह है, आपको समझना है, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये राणा रतन सिंह है, ठीक है। तो राणा रतन सिंह ने क्या किया कि ठीक है, सहमत हो गया कि मैं आपको रानी पद्मावती की एक झलक दिखा दूंगा, लेकिन मिरर में दिखाऊंगा, शीशे में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पीछे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के पीछे यहाँ रानी पद्मावती आके खड़ी हो जाती हैं। कौन दोस्तों? रानी पद्मावती आके खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और यहीं पे ठीक इनके पीछे क्या लगाया जाता है? एक मिरर लगाया जाता है राणा रतन सिंह के पीछे। तो ये इनकी प्रतिबिंब यहाँ दिखती है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब इनकी प्रतिबिंब, रानी पद्मावती की प्रतिबिंब यहाँ शीशे में देखता है, तो वो अपने पूरे जो वादे होते हैं सब भूल जाता है और वहीं पर क्या कर देता है? सेना को आक्रमण करने का आदेश दे देता है। ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो है रानी पद्मावती एक उसके हाथ नहीं लगती हैं और वो क्या कर लेते हैं? चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर मतलब ये अग्नि में समाधि ले लेती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है मालवा विजय। मालवा विजय 1305। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 में मालवा गुजर अभियान में इसने महलक देव को पराजित किया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो दोस्तों ये जितने थे ये उत्तर भारत के अभियान थे। मैंने आपको गुजरात अभियान बताया, रणथंभौर बताया, चित्तौड़ बताया और मालवा बताया, ये उत्तर भारत के थे, ठीक है। इसने अपने क्या राज्य में मिला लिया। अब आता है दक्षिण भारत अभियान। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में आपको मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा आप याद कीजिए कि अपने राज्य में न मिला के अपने राजाओं को कहता है कि तुम हमारे गुलाम हो, हम जैसा कहेंगे वैसा शासन करोगे, ठीक है। अब आता है तेलंगाना अभियान। इस समय यहाँ का शासक रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद रुद्रदेव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिए। तो रुद्रदेव द्वितीय जो था, जो 1309 से 1310 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। तो इसने क्या किया? पराजित हो गया और उसको बहुत सा उपहार दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। कहा रुद्रदेव द्वितीय ने कि आप जैसा कहेंगे, आप हमारे सुल्तान हैं, आप जैसा करेंगे हम वैसे राज्य को चलाएंगे, ठीक है। अब आता है देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव जी वही थे जहाँ से वो भाग के गए थे। कौन? मैंने आपको बताया था ना कि भी रामचंद्र देव का, ये देखिए गुजरात अभियान आकर बताया था ना आपको, कर्ण बघेला भाग के कहाँ गए थे? रामचंद्र देव के पास। तो वही था देवगिरी का अभियान 1307। तो यहाँ का शासक उस समय रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक कपूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीनों तक रहा और एक अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया गया, ठीक है। रामचंद्र देव ने क्या किया? समझदारी से काम लिया। उसने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया कि मेरे प्राण बचे रहें। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय राया की उपाधि प्रदान की। अब आपके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय राया की उपाधि प्रदान की? तो रामचंद्र देव को राय राया की उपाधि प्रदान की। या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राय राया की उपाधि रामचंद्र देव को किसने प्रदान की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान की, क्योंकि उसने एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया गया था। आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। होयसल राज्य पर आक्रमण 1311। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाभ देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। ये भी अपने उसके मतलब अधीन हो गया। अब आता है हमारा
पांड्य राज्य पर आक्रमण। ये पांड्य राज्य पर आक्रमण इसलिए दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा, ये दक्षिण भारत का एक ऐसा अभियान था क्योंकि इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए हमारे लिए क्या कर जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था, इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 में मलिक कपूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्या इसके हाथ नहीं लगा और यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया। देखिए 1311 में क्या कहता है, मलिक कपूर यहाँ पर मदुरा पर आक्रमण करता है, लेकिन जो वीर पांड्य था यहाँ का राजा था वो भाग जाता है। मलिक कपूर के हाथ नहीं लगता। यहाँ पर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति होता है मलिक कपूर, वहाँ पे क्या करता है, खूब आक्रमण लूटपाट करता है। दक्षिण का एक यही राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा जोर बल देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम आता है खिलजी वंश की, जो खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की, ये क्यों लागू किया, आपके लिए क्वेश्चन है, क्यों लागू किया इसका हम बताते हैं। इस संदर्भ में बर्नी का उल्लेख कहता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति 2 सिद्धांतों पर आधारित थी। उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। देखिए उत्पादन लागत माने कि जितने उत्पादन, जैसे मान लीजिए आलू है, हमारा 1 किलो आलू कितने पे पड़ा, 10 रुपये पे, हमारा 10 रुपये की लागत पे क्या किया, हमारा उग गया, तो उसका मूल्य क्या होगा, 10 रुपये ही होगा, ना कि अन्य टैक्स जोड़ के 20-30 रुपये नहीं बढ़ा दिया जाएगा। तो एक ये था। दूसरा था बाजार में आम ज़रूरत की वस्तुओं कमी ना हो, यानी कि जो बाजार में आम वस्तुएं होती हैं जो इनका ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, आटा दाल चावल, इसकी कभी कमी ना हो। तो ये 2 सिद्धांतों पर आधारित थे, आपको समझ में आ गया होगा, ताकि सेना को कोई दिक्कत न हो। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के देखिए निर्माण कार्य देखिए, एक अलाई का दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। मैं यहाँ पर दोस्तों ये पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो कुतुब मीनार है ना, ये यहाँ, तो उसी का जो मेन गेट है ना, उसी का जो मेन गेट है उसी को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, ठीक है, दिल्ली में। सिरी का किला कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। हजार खम्भ महल कहाँ है, दिल्ली में। हजार खम्भ महल क्यों कहा गया, क्योंकि 1000 खम्भों से ये बना हुआ है, तो दिल्ली में है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आता है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ही मलिक कपूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र सियाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। देखिए अगर आपने मुगल काल पढ़ा होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, मुगल काल में एक रहता है ना अकबर का संरक्षण, कौन रहता है, बैरम खां। बैरम खां रहता है, अकबर को राजा बना देता है, लेकिन जो राज्य किया करता है, कौन किया करता है, बैरम खां किया करता है। तो उसी प्रकार से वही बात है, आप लोग समझिए। जब अलाउद्दीन की खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो मलिक कपूर, जो उसका क्या था, प्रधानमंत्री था, सेनापति था, उसके 6 वर्षीय पुत्र सियाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना देता है, उसके प्रति क्या, शासक बन जाता है। मतलब सुल्तान उसको बना देता है, लेकिन जो पूरे राज्य के काम काज होते हैं, आक्रमण संबंधित चीज़ें होती हैं, वो वही देखता है, कौन, मलिक कपूर। चूंकि अब यार 6 वर्षीय पुत्र, थोड़ा आक्रमण उसको थोड़ी समझ आ जाएगी, तो वही देखता है, ठीक है, जैसे बैरम खां के समय, ठीक है। अकबर लगभग 35 दिनों के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक कपूर की हत्या कर दी। देखिए 35 दिनों तक ही के बाद ही एक तीसरा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक शाह खिलजी, उसने मलिक कपूर की हत्या कर दी और सिपाहुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। तो केवल 35 दिनों तक ये राज्य चला। और एक उसका तीसरा बेटा था, यानी कि सियाबुद्दीन का जो भाई था मुबारक शाह खिलजी, उसके अंगरक्षक मलिक कपूर तथा उसको कैदी बना के, सियाबुद्दीन अपने भाई को कैदी बना के उसकी हत्या करवा देता है और खुद शासक बन जाता है। अब आता मुबारक शाह खिलजी, इसने खलीफा पद को कभी मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। क्या था इसका, कहते हैं मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। कभी कभी ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निवस्त्र भी जो है आ जाया करता था दरबार में। तो मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां, कौन, खुसरो खां, 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। अब आता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। तो नसीरुद्दीन 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक ही कुछ ही दिन तक शासक रहा। इसके बाद इसकी हत्या करवा दी तक खिलजी वंश को समाप्त कर दिया जाता है। इसको आपको समझ में आ गया।
तो जो नसीरुद्दीन खुशब-साज होता है उसकी हत्या करवा दी जाती है और यहीं से जो है खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो आपको मैंने खिलजी वंश बताया, इसके पहले मैं गुलाम वंश बता चुका हूँ। इसके बाद हमारा शुरू होगा तुगलक वंश। कौन शुरू होगा? तुगलक वंश। दोस्तों कौन शुरू होगा? तुगलक वंश। तो हम तुगलक वंश जो है अगली वीडियो पर आपको समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप थोड़ा सा फीडबैक अपना जरूर दे दिया करिए, कमेंट में बता दिया करिए। और अगर आपने गुलाम वंश नहीं देखा या फिर आप मुगल वंश की भी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके मैं, जियोग्राफी की भी करवा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।